आज की नई हेडिंग का नाम आपको लिखना है हिग्स एंड एलन, और इनकी अप्रोच का नाम ब्रैकेट में लिख लेते हैं आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस, ठीक है। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व करेंगे आगे। चलो तो इसमें लिखते हैं क्या कहा है इन्होंने। सबसे पहले लिखना है पॉइंट नंबर 1, असम्पशंस। पहला असम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल। तो ये आपको पहले भी असम्पशन समझाया था। कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब होता है जो अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखे, जिसका दिमाग ठीक है आपकी तरह। दूसरी असम्पशन, कंज्यूमर हैज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो जे आर हिग्स ने कहा कि ये हम एज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटॉनिक है। कंज्यूमर हैज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। अब बच्चा कहता है सर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस ये किस चिड़िया का नाम है? तो इसको मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। तो भाई मान लो आपको 2 थैले नज़र आ रहे हैं। एक थैले में रखे हैं 6 बर्गर और 6 पिज़्ज़ा, और दूसरे थैले में रखे हैं 7 बर्गर और 6 पिज़्ज़ा। तो आप किस थैले की तरफ भागोगे? वेरी गुड। तो इसका मतलब आपका दिमाग ठीक है। इसका मतलब जे आर हिग्स के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस मोनोटॉनिक है। इसी बात को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा की तरफ जा रहे हो। तो इस चीज़ को कहते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो ये एज्यूम किया जाएगा कि भाई कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा की तरफ भागेगा, तो इसको कहते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो बस ये बना लो थैले, अपने आप आपको स्टोरी याद आ जाएगी। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब आपको ज़्यादा की तरफ जाना है। उसके बाद तीसरी असम्पशन, चॉइसेस आर ट्रांजिटिव। चॉइसेस आर ट्रांजिटिव। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, ट्रांजिटिव। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया आपने? अभी नहीं पढ़ा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक 12th में पढ़ा हुआ बचपन में, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी होती है ना, फंक्शन की चेक करते थे बचपन में आप। तो बस ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर जे आर हिग्स कह रहे हैं कि चॉइसेस जो है वो ट्रांजिटिव होंगे। अब कैसे, मतलब क्या मतलब है इस बात का? कि भाई जैसे मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे बर्गर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा। उसने पहला स्टेटमेंट ये दिया। फिर उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया, सर मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मोमोज। तो अगर उसने ये 2 स्टेटमेंट दिए तो हम अपने आप समझ जाएंगे, बताओ हम अपने आप क्या समझ जाएंगे? क्या समझ जाएंगे? कि उसको बर्गर जो है वो ज़्यादा पसंद होंगे मोमोज की अपेक्षा में। ये बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो क्योंकि उसको बर्गर पिज़्ज़ा से ज़्यादा पसंद है और पिज़्ज़ा मोमो से ज़्यादा पसंद है, तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि उसको बर्गर तो मोमो से ज़्यादा पसंद होंगे ही होंगे। यानी कि अगर हम इसको रैंक के नज़रिए से देखें तो उसने बर्गर को रैंक 1 दे रखी है, पिज़्ज़ा को रैंक 2 दे रखी है, और मोमोज को रैंक 3 दे रखी है। तो ऑब्वियसली बर्गर जो है मोमोज से ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे। समझ आ गया पॉइंट ट्रांजिटिव का? तो चॉइसेस जो है वो ट्रांजिटिव मानी जाएंगी। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मतलब ये तो था पहला पॉइंट, असम्पशंस। पॉइंट नंबर 2 है बजट लाइन। बजट लाइन, तो इसमें लिख लो आप क्या होता है डैश डाल के। शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, shows all combination of 2 goods which the consumer can buy, spending his entire given income, spending his entire given income। ठीक है, तो आपको ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कुछ समझाने के लिए। मान लेते हैं बर्गर का प्राइस है 4 रुपये, पिज़्ज़ा का प्राइस है 5 रुपये, ठीक है जी। और आपके पास टोटल मनी इनकम है 40 रुपये। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया ऐसे मनगढ़ंत, ठीक है। तो बर्गर जो है वो 4 रुपये का है, पिज़्ज़ा जो है वो 5 रुपये का है, और आपके पास 40 रुपये हैं। तो आप तब तक ये मैथमेटिकल दिमाग लगाओ कि आप मैक्सिमम कितने बर्गर्स खरीद सकते हो। मैक्सिमम कि भाई अगर सारे पैसे भी बर्गर पे खर्च करने पड़ जाएं तो आप कितने खरीद लोगे? सोच के सब बच्चे जवाब दो भाई कि आप मैक्सिमम कितने बर्गर्स खरीद सकते हो। बताओ, अभी जवाब सबका नहीं आ रहा यूनिफॉर्मिटी से। अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं 10 पक्का, 11 तो नहीं? ठीक है, तो मैं बर्गर में एक ऐसे लाल कलर से ये बिंदु बना देता हूँ और 10 लिख देता हूँ। इसका मतलब बर्गर में आप 10 से आगे नहीं जा सकते। ओके, सब बच्चे से सहमत हैं? ठीक। फिर इसी प्रकार पिज़्ज़ा में आपको बताना है कि आप कितने पिज़्ज़ा खरीद सकते हो मैक्सिमम, कि भाई सारे पैसे पिज़्ज़ा पे भी खर्च कर दो तो कितने खरीद सकते हो? 8। तो मैं पिज़्ज़ा पर भी एक बिंदी लगा देता हूँ, मान लेते हैं 8। तो इसका मतलब पिज़्ज़ा में आप 8 से ऊपर नहीं जा सकते। सब बच्चे एग्री? ठीक है।
तो इन दो बिंदुओं को जोड़कर जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये जो लक्ष्मण रेखा बनती है, इस लक्ष्मण रेखा को कहते हैं बजट लाइन। ठीक है जी, यानी कि ये आपका बजट लाइन है। आप कुछ भी कर लो, इससे आगे का आप कंजम्पशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप बना लो बजट लाइन, और ये फिगर भी लिख लेना चाहें अपने समझने के लिए। ठीक है, तो अब बना लिया सब बच्चों ने, बना दो शॉर्ट में बस। तो अब मैं इसमें 3 बिंदियां मार्क करूंगा, फिर आपको अपने हुनर का प्रदर्शन करना है, उन बिंदियों के बारे में बताना है कि ये क्या है। एक बिंदी है ये, इसका नाम है ए। एक बिंदी है ये, इसका नाम है बी। एक बिंदी है ये, इसका नाम है सी। तो अब आपको अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाते हुए ये बताने की कोशिश करनी है कि ए क्या डिनोट कर रहा है, बी क्या डिनोट कर रहा है और सी। ठीक है दीदी, तो सी में आपने गड़बड़ कर दिया। हाँ, तो ए का मतलब है कि आप अपनी सारी इनकम स्पेंड नहीं कर रहे, यानी कि आपके पास 40 रुपए हैं, लेकिन आप सिर्फ कितना खर्च करके आ गए, लेट से 25 रुपए। तो जब आप अपनी सारी इनकम खर्च नहीं करते तो हमेशा बिंदु जो होता है वो लाइन के अंदर रह जाता है, तो इसका मतलब होता है आप सारी इनकम खर्च नहीं कर रहे। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके, फिर बी का मतलब क्या है कि आप अपने पूरे के पूरे 40 रुपए खर्च कर रहे हो। आप अपने पूरे के पूरे 40 रुपए खर्च कर रहे हो। और सी का मतलब क्या है? हाँ, सी को लिखना है अनअटेनेबल, वो आपके अभी बजट से बाहर है। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत? बोलो ना यस या नो। नो सर, चलो ठीक है, तो ये तो हो गई एक कहानी। तो ए बिंदी का मतलब है आप अपने सारे पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, बी बिंदी का मतलब है सारे खर्च कर रहे हो, सी बिंदी का मतलब है अनअटेनेबल है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन लिखना है आपको। मनी इनकम आपके पास है 80 रुपये, प्राइस ऑफ गुड एक्स 5 रुपये, प्राइस ऑफ गुड वाई 4 रुपये। राइट नंबर 1, 4 bundles which are unattainable. Second, 5 bundles which are, तब तक ऐसे लिख लो, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, 5 bundles which are at below budget line level, which are at below budget line level. और थर्ड, हाँ, below budget line level, 3 bundles exactly on budget line, 3 bundles exactly on budget line. चलो अब करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले हम। अब इसमें एक टर्म आ रहा है बंडल, है ना। बंडल का मतलब होता है एक तरह से थैला। जैसे जब आपको शुरू में भी वो समझाया था ना, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, याद है? तो मैंने एक थैला बनाया था, एक ऐसा थैला जिस थैले में 2 गुड्स रखे हुए होते हैं, उस थैले को हम इंग्लिश में कहते हैं बंडल। तो बंडल का मतलब हो गया ये थैला जिसमें आपको 2 गुड्स रखने हैं। मैथमेटिक्स की परिभाषा में आप कह सकते हो जैसे सेट बनाते हैं ना, जिसमें एक्स और वाई रखते हैं, तो बंडल का मतलब वही है। तो जैसे पहला पार्ट सबसे ईजी है, पहले पार्ट में कह रहा है कि भाई आपको 4 ऐसे बंडल्स बताने हैं, मतलब 4 ऐसे सेट्स बताने हैं जो अनअटेनेबल हो। अनअटेनेबल मतलब जो आपके औकात से बाहर है, मतलब अभी वाली औकात से नहीं, मतलब वो इस वाली औकात से, कि मतलब अभी आपके पास कितनी इनकम है 80, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो गलत दिल पे मत लगा लेना। तो मतलब ये है कि अभी हमारी मनी इनकम है 80, तो आपको ऐसे कोई भी 4 कॉम्बिनेशन बताने हैं जो फिलहाल 80 रुपए के बजट से बाहर हो जाएंगे। तो बताओ, जैसे एक बनाया 16,1, मतलब एक बच्चे ने बोला, तो अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर 16 यूनिट्स गुड एक्स के खरीदते हो, लेट से, तो अगर आप 16 यूनिट्स गुड एक्स के खरीदोगे तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 80 रुपये खर्च हो जाएंगे। और कॉमा 1 का मतलब है 1 यूनिट अगर गुड वाई का खरीदते हो तो 4 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो टोटल कितने खर्च हो गए? 84। तो ये तो आप कर नहीं सकते खर्च, तो ये मतलब, तो ऐसे आप कोई भी बना सकते हो। तो इसमें तो कुछ भी लिख लो, 25,5, 30,10, 35,40, कुछ भी लिख लो। ऐसे तो करोड़ों बंडल्स बन सकते हैं जो 80 रुपये से ऊपर हो जाएंगे। तो मतलब ये पार्ट तो ईजी हो गया, समझ आया लेकिन आपको क्वेश्चन? तो अब आप सेकंड और थर्ड ट्राई करने के सक्षम हो गए। ठीक है, तो सेकंड में वो पूछ रहा है 5 ऐसे कॉम्बिनेशन बताने हैं जो अब 80 से कम होंगे।
और थर्ड में आपसे कह रहा है 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बताने जिसमें एग्जैक्ट 80 रुपए खर्च होने चाहिए। समझ गए ना? तो चलो करो, फिर 2 मिनट बाद दोबारा करते हैं चर्चा। चलो तो पहले 5 वाले बताओ जिन्होंने अगर करे, कोई ऐसे 5 बंडल जिनमें आप 80 रुपए से कम खर्च कर दोगे। 2,1, 1,1, 5,4, 6,2 में डर नहीं लगा आपको? यहाँ तक पहुँच गए? अच्छा, और 4,3। चलो ठीक है, तो मतलब बहुत सारे बन सकते हैं जिनमें आप 80 से कम खर्च करेंगे। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब थर्ड 8,10, 8,10, तो यहाँ तक पहुँच गया, डर नहीं लगा? 8, 40 और 40, अच्छा ठीक है। फिर दूसरा 4,15, अच्छा 4 गुड एक्स खरीदोगे तो 20 रुपये हो गए, और 15 गुड वाई खरीदोगे तो 60 रुपये हो गए। ठीक है, ये भी सही। और 12,5, 12 गुड एक्स खरीदोगे तो 60 रुपये हो गए, और 5 गुड वाई खरीदोगे तो 20 रुपये हो गए। ठीक है, सही है। तो मतलब ये 3 ऐसे सेट्स बन गए जिनमें आप एग्जैक्ट 80 रुपये स्पेंड करेंगे। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? किसी को भी डाउट तो नहीं है? ओके, चलो बाकी जब बाद में दोबारा भूल जाओगे तब एक और क्वेश्चन दे दूंगा इसका। तो मतलब ये बेसिकली बजट लाइन होती है और उसकी बिंदियाँ होती हैं, अंदर भी हो सकती है बिंदी, ऊपर भी हो सकती है बिंदी, बाहर तो क्या अनअटेनेबल होगी ही। तो ये आंसर लिख लो जिनको अगर नोट करना है तो। फिर इसी के नीचे लिखते हैं हम नेक्स्ट, मतलब एरो डाल के, बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन तो ये जो हमने करा, तो इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, लिख लेते हैं px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। px का मतलब हो गया जी प्राइस ऑफ गुड एक्स, qx का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, पी वाई का मतलब हो गया प्राइस ऑफ गुड वाई, और क्वांटिटी का मतलब हो गया मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, और एम का मतलब हो गया मनी इनकम। तो इसमें हम LHS में इस ब्रैकेट को क्या बोल सकते हैं? कौन बच्चा सोच के बताएगा? मतलब ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा ये क्या डिनोट करेगा? सोचो, मतलब सोचो। हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो ब्रैकेट का आंसर आएगा इसको हम कहेंगे, सोच के कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स। मतलब आप गुड एक्स पर कितना खर्चा कर रहे हो, ये मतलब है। क्योंकि मान लो गुड एक्स है 2 रुपये का और आपने 10 यूनिट खरीदे, तो 2 रुपये इंटू 10 यूनिट कितने रुपए खर्च कर दिए? 20। फिर इसी तरह ये बताओ, तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई, कि आप गुड वाई पर कितने रुपए खर्च कर रहे हो। और अगर इन दोनों को भी एक ग्रैंड ब्रैकेट में ले लें तो ये क्या डिनोट करेगा? टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब बजट लाइन की इक्वेशन के समय टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपके मनी इनकम की। तो ये बात बन गई कि बजट लाइन इक्वेशन के समय टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपके मनी इनकम के, जो आपने खुद देखा भी ऊपर कि जब आप 80 रुपये खर्च कर रहे थे एग्जैक्ट, तो वो 80 रुपये वाली मतलब बजट लाइन बन जाएगी। तो उसको हम बजट लाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया वाला भी बजट लाइन इक्वेशन। फिर इसी के बाद एक और एरो है, उसका नाम है बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट, तो बजट लाइन इक्वेशन तो हो गई, इसके बाद है बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट की इक्वेशन है px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। तो यहाँ पर एक साइन आएगा m। तो बताओ भाई कौन बच्चा बताएगा? तो ये आपको कैसे पता? 11th में पढ़ा था, याद है तक आपको? 11th की बात है, ये था 11th में, मैं तो पढ़ाता हूँ और ये तो है 11th में। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट के अंदर px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई हम लिखते हैं लेस देन इक्वल टू, बस। तो ये एक छोटा सा फर्क होता है बजट लाइन इक्वेशन में और बजट कॉन्स्ट्रेंट में। बजट लाइन इक्वेशन का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो बस वो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ठीक है, बाकी बजट कॉन्स्ट्रेंट का वैसे क्या मतलब होता है? कॉन्स्ट्रेंट वर्ड का इससे बाहर नहीं जा सकते, मतलब रिस्ट्रिक्शन, रुकावट, लिमिटेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट तो मतलब आप या तो बराबर रह सकते हो 80 रुपए के, या उससे कम रह सकते हो 80 रुपए से, यानी 80 से ज्यादा नहीं जा सकते। मतलब इस बात को अगर मैं दूसरे तरह से प्रेजेंट करूं तो ये बात ये कह रही है कि आपका खर्चा कैन नॉट बी ग्रेटर देन मनी इनकम। यानी इंग्लिश बन गई इस बात की, ये भी लिख लो इंग्लिश, कि टोटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड मनी इनकम, कैन नॉट एक्सीड मनी इनकम। तो ये इंग्लिश बन गई, तो इसको हम बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट एरो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो अपने हाथों पे टैटू बनवा के जाना,
वैसे भी अब जो बच्चे कॉलेज जाएंगे उनका कॉलेज का नया सीजन स्टार्ट होगा ना, तो ये मार्केट में नया टैटू आया, ये बनवा के जाना आप, ठीक है। मिस्टर या मिस फ्रेशर का किताब अभी वो मिलेगा। तो इस टैटू का नाम है जी स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटना भी है और फॉर्मूला भी याद रखना है, सब कुछ करना है कि भाई बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है ना। बाकी इसे दोबारा से फॉर्मेलिटी के लिए बना देता हूँ। तो ये जो बजट लाइन थी, इस बजट लाइन की ढलान कितनी है, हाँ स्लोप मतलब इसका ढलान कितना है, कि भाई यहाँ पर आपने मान लो एक गोल पत्थर रखा तो वो नीचे गिरेगा, तो ढलान है ना इसका मतलब, तो वो ढलान कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो स्लोप, ये है मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो बताओ भाई 11th के बच्चे आ जाओ, तो तुम लोग यहीं आ जाओ, तुम्हें सब आता है। तो इन्हें याद है 11th का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, px/py, बिल्कुल सही। तो देखो जो बच्चे 11th में ढंग से पढ़ते हैं उसका फायदा है, काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं। px/py, तो px/py को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो नीचे लिख लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, यानी कि जो दो गुड्स हैं हमारे, गुड एक्स और गुड वाई, उनके जो दाम है, उनका जो प्राइस है उसका रेशियो, बस सिंपल, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। तो जैसे एक बार मैं ऊपर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, हमारे एग्जाम्पल में भी थोड़ी देर पहले गुड एक्स कितने रुपए का था, 5 रुपए का, और गुड वाई 4 रुपए का। तो मान लो मेरे से सवाल में ये भी पूछ लिया जाता ना कि स्लोप बताओ, तो 5 और अपॉन 4, तो मैं कहता था 1.25। ठीक है, समझ गए बात। तो ये स्लोप जो होता है बजट लाइन का, उसका फॉर्मूला होता है px/py। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, अब बजट लाइन क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बोलिए जी यस, तो इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ये बात लिखी नहीं जाती भाई, गधा अपने माथे पे छपवा के थोड़ी ना घूमता है मैं गधा हूं। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं इन सबके स्लोप नेगेटिव ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम लगाते नहीं है साइन। बच्चा कई बार बाद में डाउट में पूछता है कि सर ये आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस px/py क्यों नहीं लिखवाया आपने, ये बच्चा डाउट में पूछता है, जो होशियार बच्चे होते हैं। बाकी कुछ तो 80% को तो ये डाउट ही नहीं आएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने बात कवर कर दी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होते हैं उनके सबके स्लोप नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन ये बात बाय डिफॉल्ट है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, ये मतलब है। अच्छा चलो, तो ये तो बच्चों को बात पता है, लेकिन इसका डिजाइनर नाम क्या है वो किसी को याद है, px/py तो बच्चों को याद है, लेकिन इसका एक डिजाइनर नाम और है, घर में मम्मी इसको क्या बुलाती हैं, ठीक है, तो ये भी याद है बच्चों को। तो जी बिल्कुल सही कह रही है कन्या उधर से, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE, हाँ इसको बोलते हैं MRE, ये भी 11th में था, MRE मतलब मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये लिख लो, तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है, स्लोप का फॉर्मूला है ना। तो बजट लाइन का स्लोप जो होता है px/py, इसको बोलते हैं MRE। चलो, तो ये भी हो गया जी एरो। उसके बाद अगला एरो, अगले एरो का नाम है शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन। चलो, तो इसमें आप पेज को हाफ कर लेना 2 पार्ट्स में। ठीक है, और दोनों में आप एक बजट लाइन बना लो, ऐसे बना लो पहले। चलो, तो शिफ्ट इन बजट लाइन में बच्चों की 2 बातें हो सकती हैं, एक को बोलेंगे राइटवर्ड्स शिफ्ट और दूसरे को बोलेंगे लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। एक को बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, एक को बोलेंगे लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि बजट लाइन ऊपर की तरफ राइट में शिफ्ट हो गई, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। लेकिन इसका मतलब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट में शिफ्ट हो गई तो क्या मतलब है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गई तो क्या मतलब है। तो पहले आपको बताना है अपने दिमाग से, राइट का बताओ। नहीं सर, आप समझे नहीं, आपने 11th का रट्टा मार दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि राइटवर्ड शिफ्ट के रीजंस क्या है। बोलो रीजंस तो अभी यहाँ आएंगे 10 मीटर दूर, रीजंस तो अभी मैं नीचे आऊँगा। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। लाइन राइट में चली गई तो चली जाए, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो मतलब क्या है किसका। हाँ,
तो इसका मतलब ये है कि आप अब दोनों गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हो। इसका मतलब ये राइट शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आप अब दोनों गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैं ओरिजिनली दिखाता हूँ, जब हमने बिल्कुल पहली बजट लाइन बनाई थी तो आप कितने मैक्सिमम बर्गर खा सकते थे? देखो यहाँ पे 10। और कितने मैक्सिमम पिज्जा खा सकते थे? 8। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर आपकी पिज्जा की क्षमता बढ़ के हो जाए 9 और बर्गर की क्षमता बढ़ के हो जाए 11 और फिर मैं एक नई लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपका दोनों गुड्स का कंजम्पशन करने की क्षमता बढ़ गई है। समझ आ गया? तो ये लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है। तो मीनिंग लिख लो, है ना, ये हटा देता हूँ, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बनाया था। तो मीनिंग ये लिख लेना कि भाई बजट लाइन राइट का मतलब है आपकी क्षमता बढ़ गई। सर किस चीज़ की? दोनों गुड्स को कंज्यूम करने की। तो ये लिख लो, इट मीन्स दैट कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड। आप दोनों गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ा सकते हो। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब इट मीन्स दैट कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स डिक्रीज्ड, कि दोनों गुड्स का कंजम्पशन अब कम हो गया। अब आता है वो सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? तो पहले राइट का बताओ कि आप दोनों गुड्स ज्यादा कंज्यूम क्यों कर पा रहे हो? ठीक है, तो दो रीजन होते हैं जी, इंक्रीज इन इनकम और दूसरा डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या गुड्स सस्ते हो जाएं, दो में से कुछ भी हो जाए या दोनों हो जाए। तो या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या गुड्स सस्ते हो जाएं। और उसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट का कि या तो डिक्रीज इन इनकम, आपकी इनकम कम हो गई, और या इंक्रीज इन प्राइसेस, गुड्स महंगे हो गए। ठीक है जी, तो समझ आया पहले इतना? तो बस दोनों रीजन लिख लो पहले तो आप। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो करते हैं पहले। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन बजट लाइन। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन बजट लाइन। बजट लाइन पर नीचे दी हुई बातों के प्रभाव को शो करना है। नंबर 1, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स। नंबर 2, प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज। नंबर 3, प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। नंबर 4, प्राइस ऑफ गुड वाई राइज। नंबर 5, प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज एंड गुड वाई फॉल्स। नंबर 6, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स एंड गुड वाई राइज। नंबर 7, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल एंड इनकम इंक्रीजेस। तो 7 अलग अलग केसेस हैं, तो इसमें आपको 7 अलग अलग डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, और बस हर डायग्राम में ये बताना है किससे क्या होगा, किससे क्या होगा, किससे लेफ्ट शिफ्ट होगा, किससे राइट शिफ्ट होगा, जो भी होगा वो तो आपको करना है पहले। तो पहला मौका आपको मिलेगा। चलो, तो बच्चों ने बना लिया है। तो सबसे पहले लिखा था 1 में, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, मतलब कि गुड एक्स जो है वो सस्ता हो गया। तो बताओ 1 डायग्राम में आपने क्या करा? राइट वर्ड शिफ्ट करा। कहाँ पर? सिर्फ एक्स वाले में। हाँ, क्योंकि सिर्फ गुड एक्स सस्ता हो रहा है, तो आपको राइट शिफ्ट जो करना है वो सिर्फ किधर की तरफ करना है? सिर्फ एक्स वाले में। वाई में नहीं चेंज होएगा, वाई की बिंदी वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो अपने अपने पड़ोसी का चेक कर लो कि क्या उसका सही था या गलत था। ठीक है, उसके बाद सेकंड, प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज। गुड एक्स महंगा हो गया तो क्या होगा? लेकिन सिर्फ किस में? एक्स में, क्योंकि गुड एक्स महंगा हो गया तो वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की बिंदी वहीं रहेगी। तो अपने अपने पड़ोसियों का चेक कर लो, तो अगर उसके दोनों सही हैं तो उसको कांग्रेट्स कर दो कि भाई आपके पहले तो सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो बट सबको समझ आए? तो गुड एक्स सस्ता हो गया और फिर गुड एक्स महंगा हो गया। उसके बाद नंबर 3, प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल। गुड वाई सस्ता हो गया तो क्या होगा? सिर्फ वाई में आप ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन गुड एक्स की बिंदी वहीं रहेगी, सिर्फ गुड वाई में बढ़ा दोगे। राइट, ठीक है, तो क्लियर है? उसके बाद 4th, गुड वाई का प्राइस राइज, मतलब गुड वाई महंगा हो गया। किसमें? वाई में। गुड एक्स की बिंदी वहीं रहेगी, गुड एक्स पर कोई चेंज नहीं होगा, तो वाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 तक ओके। उसके बाद जी नंबर 5 में कह रहे हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज
तो गुड एक्स महंगा हो गया एंड गुड वाई फॉल्स, गुड वाई सस्ता हो गया। तो एक्स गुड महंगा हो गया, वाई गुड सस्ता हो गया, तो अब क्या होगा? वेरी गुड। तो दोस्त कह रहा है एक्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लेगा, बिल्कुल सही, और वाई राइटवर्ड शिफ्ट ले लेगा, बिल्कुल सही। तो फिफ्थ में अपने अपने पड़ोसियों का डायग्राम जरूर चेक करना कि क्या उसका सही है। तो फिफ्थ अपने पड़ोसी का चेक करो कि अगर उसका सही है तो उसको कहना एक्सीलेंट माय बॉय या माय गर्ल, जो भी है भाई। फिफ्थ जिसका सही है वो एक्सीलेंट बच्चा। बट अब सबको समझ आ गया फिफ्थ। तो एक्स जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, वाई लेकिन राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स महंगा हो गया था, वाई सस्ता हो गया था। तो एक्स में हम कम हो जाएंगे, वाई में बढ़ जाएंगे। उसके बाद सिक्स में लिखा है प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल। अब गुड एक्स सस्ता हो गया और गुड वाई महंगा हो गया, तो क्या होगा? एक्स राइट ले लेगा और वाई लेफ्ट ले लेगा। तो एक्स जो है वो राइट ले लेगा शिफ्ट, वाई लेफ्ट ले लेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके बिल्कुल सिक्स अभी तक ठीक थे आप, और आपके पड़ोसी से पूछा जाए भाई झूठ तो नहीं बोल रहे हो, दोस्त झूठ तो नहीं बोल रहा आपका पड़ोसी, ठीक है। तो तुम तो दोनों ही पड़ोसी हो, दोनों पड़ोसी कह रहे हैं हाँ। चलो उसके बाद है जी 7, प्राइस ऑफ बोथ गुड फॉल। अच्छा, दोनों गुड्स का प्राइस कम हो गया और इनकम बढ़ गई। तो दोनों गुड सस्ते हो गए और इनकम बढ़ गई, तो क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट। और अब तो दोनों ही होंगे राइट, ठीक है। तो इस बार दोनों ही राइट होंगे क्योंकि भाई दोनों गुड सस्ते हो गए और इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो मतलब इतने एग्जांपल से आपको समझ आ गया एग्जाम में मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं। एग्जाम में वैसे उल्टा भी कुछ उल्टे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो डायग्राम देगा आपको और कहेगा बताओ क्या हुआ, हाँ ठीक है, समझिए। वो डायग्राम देगा फिर कहेगा बताओ क्या हुआ, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको सही ऑप्शन फिर देखना होगा कि क्या हो गया। बट आप समझ गए ना एप्लीकेशन? चलो एक 8th ऐसी ओरली बता दो, मतलब एक जैसे एक बार ऐसे आ गया, चलो ये कर ही लो, 8th लिख के एक बार सॉल्व ही कर दो। आ जाओ। प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एज वेल एज इनकम डिक्रीजेस। चलो तो ये करो, 2 मिनट है। हाँ जी, तो बताओ भाई क्या होगा? तो प्राइस ऑफ बोथ गुड्स और इनकम दोनों कम हो गई, तो मतलब दोनों गुड्स सस्ते हो गए, तो क्या होगा? कांस्टेंट राइट नहीं शिफ्ट होगा। तो दोनों गुड्स सस्ते हो गए, तो ये बजट लाइन को कहाँ शिफ्ट कर रहे होंगे? राइट वर्ड शिफ्ट। और लिखा है और इनकम भी कम हो गई, इनकम कम हो गई, तो ये बजट लाइन को कहाँ शिफ्ट कर रही हो? लेफ्ट वर्ड। तो इसका मतलब बजट लाइन क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें 3 बातें हो सकती हैं। अगर गुड्स जो सस्ते हुए उनकी शक्तियां ज्यादा हैं इनकम कम होने से, तो क्या होगा? तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। और अगर जो गुड्स सस्ते हुए उनकी शक्तियां कम हैं तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहा, तो ये दोनों जो है बराबर शक्तियों से ताकत लगा रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ धकेल रही है, वो अंदर की तरफ धकेल रही है, तो इसलिए बजट लाइन वहीं पे। तो हम यही लिख लेते हैं नो इफेक्ट। चलो तो अब अपने पड़ोसी ये देखो कि कोई है जिसके सारे 8 सही थे। चलो तो उसको वेरी गुड दे दो और एक स्टार भी दे देना। चलो आगे इसके बाद चलो तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा था? अजम्पशन। और दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा था? बजट लाइन। अब आपका आ गया मेन पॉइंट नंबर 3। मेन पॉइंट नंबर 3 का नाम है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व। तो इसका घर का नाम बताओ। इनडिफरेंस कर्व को घर में मम्मी क्या बुलाती हैं? इनडिफरेंस कर्व को घर में मम्मी प्यार से क्या बुला रही हैं? आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व। बाकी दोस्त यार इसको गली में प्यार से आईसी कहते हैं, शॉर्ट नेम आईसी, इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो बेसिकली क्या है वो पहले बनाते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। तो आप एक ऐसी डायग्राम बनाओ, एक्स एक्सिस पे लिख लो गुड एक्स, वाई एक्सिस पे लिख लो गुड वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे लिख लो आप गुड एक्स, वाई एक्सिस पे आप लिख लो गुड वाई। कोई भी मतलब गुड्स मान लेते हैं ऐसे अपने समझने के लिए। गुड एक्स मान लो बर्गर है, गुड वाई मान लो पिज़्ज़ा है। ठीक है, तो अब मैं उधर कोने में जो लिखूँ वो आप मत लिखना, बस आप सुनते रहना। मान लो मैंने आपको कहा कि चलो एक बर्गर खा लो और 15 पिज़्ज़ा खा लो, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब ये एक बंडल बन गया, बंडल है ना। फिर या मान लो मैंने आपको कहा कि चलो 2 बर्गर खा लो और 11 पिज़्ज़ा खा लो, ये भी एक बंडल बन गया। या मान लो मैंने आपको कहा कि 3 बर्गर खा लो और 8 पिज़्ज़ा खा लो। या मान लो मैंने आपको कहा 4 बर्गर खा लो, 6 पिज़्ज़ा खा लो। या मान लो मैंने आपको कहा 5 बर्गर खा लो, 5 पिज़्ज़ा खा लो। तो ये अलग अलग बंडल्स बन गए। लेकिन जब इन सब बंडलों को आपने कंज्यूम करा
चाहे बंडल पहला वाला, चाहे दूसरा वाला, चाहे तीसरा वाला, चाहे चौथा वाला, चाहे पांचवा वाला। मज़ेदार बात यह है, चलो पहले आपसे पूछता हूँ कि भाई आप इनमें से कौन सा बंडल लेना चाहोगे, 1 बर्गर 15 पिज़्ज़ा वाला या 5 बर्गर 5 पिज़्ज़ा वाला? कौन सा वाला लेना चाहोगे? 5 बर्गर 5 पिज़्ज़ा वाला। तो ये गलत जवाब है। बताओ आप कौन सा बंडल लेना चाहोगे प्यारे बच्चों? वो बच्चा कह रहा है 3 बर्गर और 8 पिज़्ज़ा वाला। दूसरा 2 बर्गर और 11 पिज़्ज़ा, वो भी गलत जवाब है। 1 बर्गर और 15 पिज़्ज़ा, ठीक है, तो वो भी गलत जवाब है। जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये भी गलत जवाब है। तो यही बताना, देखो बड़े ध्यान से सुनना आपको। इस कॉन्सेप्ट का नाम इंडिफरेंस कर्व क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक शब्द से निकला है, शब्द है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट किसे बोलते हैं? इनडिफरेंट उसे बोलते हैं कि मतलब जब आपको फर्क ही ना पड़े, चाहे आपको पहला बंडल दिया जाए, चाहे दूसरा दिया जाए, चाहे तीसरा दिया जाए, चाहे चौथा दिया जाए, चाहे पांचवा दिया जाए। यानी कि आपसे जब मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा बंडल लोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर इनमें से आप कोई भी बंडल दे दो, क्योंकि हमें तो हर बंडल पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये इस कर्व की खूबसूरती होती है। तो जब हम इन बंडलों को प्लॉट करके कर्व बनाते हैं ना, तो ये एक कर्व ऐसा बन जाता है, कॉन्वेक्स शेप लेता हुआ, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ये इस कर्व की खूबसूरती है कि चाहे आप इसमें बंडल ए ले लो, मतलब 1,15 वाला, चाहे बंडल बी ले लो 2,11 वाला, चाहे बंडल सी ले लो 3,8 वाला, चाहे बंडल डी ले लो 4,6 वाला, चाहे बंडल ई ले लो 5,5 वाला, आप इंडिफरेंट हो। मतलब जो आप आंसर दे रहे थे वो किसी के सारे गलत थे, क्योंकि आपका इसका आंसर होना चाहिए कि सर आप हमें इसमें से कोई भी बंडल दे दो, क्योंकि हम सभी बंडल पर इंडिफरेंट हैं, हमारे लिए सब बराबर है। तो ये इसकी खूबसूरती होती है। तो ये आप बना लो और बादल में भी लिख लेना सेम सेटिस्फैक्शन, और ये बंडल भी बना लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बात, ये इस तरह से बिहेव करते हैं। और शेप में बाजू में लिख देता हूँ यहाँ येलो कलर में। हाँ, तो इस शेप को कहते हैं जी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो पहले समझ आ गया इंडिफरेंस कर्व? चलो अब बढ़ो आगे, कर लिया सबने, बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट एरो इसके अंदर, अब इसका नाम है जी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इस कर्व की भी ढलान है। बताओ इसकी ढलान ज्यादा होती है, बजट लाइन की ढलान ज्यादा होती है? इसकी ज्यादा है बजट लाइन की? इसकी ढलान ज्यादा लग रही है या बजट लाइन की ढलान ज्यादा है? वो दो सही बोल रहे हैं। हाँ, नीचे तो ये जा रहा है, लेकिन ढलान की बात हो रही है। तो देखो इसकी ढलान जो है वो थोड़ा मज़ेदार है। शुरू में इसकी ढलान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप वाटर पार्क गए हो, वाटर पार्क, उसमें एक स्लाइड होती है वाटर वाली, जिसमें आपको ऊपर से बैठा के धक्का देते हैं। तो जब आप उसमें यहाँ ऊपर की चोटी पे बैठे होते हो, धक्का लगने वाला होता है, तो उस समय ढलान सबसे ज़्यादा होती है, उस समय आपकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होगी। लेकिन जब आप बिल्कुल झूले के अंत में पहुँच रहे होंगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पर होते हो, तब आपके मन में कोई डर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ढलान जो है वो कितनी होगी उस झूले की? बहुत कम, ना आगे बराबर। फिर तो आपको उल्टा खड़े होकर आगे पानी में जाना पड़ता है, तो यहाँ पर ढलान बहुत कम हो जाती है। तो ये इसकी खूबसूरती है इस इंडिफरेंस कर्व की, कि शुरू में स्लोप काफ़ी हाई रहेगा, बाद में काफ़ी लो रहेगा। जबकि बजट लाइन में ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा दोस्त। बजट लाइन में स्लोप या ढलान जो है वो कांस्टेंट रहती है। वो बिल्कुल फिसल पट्टी वाला झूला है जो पार्क में लगा रहता है, ऊपर भी उतना नीचे भी उतना। तो इंडिफरेंस कर्व में जो ढलान है वो थोड़ा सा ऐसी होती है। लेकिन खैर हमें पहले फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करना है। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, बताओ जी क्या कहते हैं? चलो लिखते हैं नाम। इसका नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो था वो पीपीसी का था, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो इसका जो स्लोप होता है उसका नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बाकी बच्चे इसे गली मोहल्ले में प्यार से MRS कहते हैं। बाकी नीचे छोटा सा XY, XY मतलब गुड एक्स गुड वाई। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा? ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो लिख लेते हैं। चलो तो लिख लो MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा गुड्स Y डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स X। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड, क्योंकि गुड Y को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और डेल्टा गुड्स गेन्ड, गुड X को हम गेन कर रहे हैं। मतलब गुड X बढ़ रहा होता है, गुड Y घट रहा होता है। तो गुड Y को हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं और गुड X को हम गेन कर रहे होते हैं। तो सर आपको कैसे पता? तो वो मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप ध्यान से यहाँ पर जो मैंने फिगर्स ले रखे हैं उनको ऑब्जर्व करें, तो जो गुड X है वो लगातार बढ़ रहा है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। लेकिन जो गुड Y है वो लगातार घट रहा है। 15 से 11 हुआ, 11 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ। तो गुड Y में हमेशा क्या आएगी? गिरावट। अब वो फिक्स ही रहेगा, मतलब ये बात हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो एलन एंड हिक्स नाराज हो जाएंगे।
और गुड एक्स जो है वो हमेशा गेन ही करेगा। समझ गए बात? तो इसीलिए वो फॉर्मूला बन गया कि भाई गुड वाई जो है उसमें कितना चेंज डिवाइडेड बाई गुड एक्स जो है उसमें कितना चेंज। और इसी बात को बहुत से लोग ऐसे भी कह देते हैं कि भाई गुड वाई में हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें गुड एक्स खाने को मिले। भाई गुड वाई में आप क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? ताकि गुड एक्स आपको खाने को मिले। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी MUX। और इसी तरह गुड एक्स जो हम गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब गुड वाई हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गुड वाई हमारा जा रहा है, हमारा गुड वाई का मजा कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में हम इसको कह सकते हैं MUY। तो ये बात ऐसे भी बन सकती है, ये फॉर्मूला ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। तो आप बादल बना लें तो मतलब ये सारे फॉर्मूले ही हैं MRS के, चाहे डेल्टा गुड एक्स मतलब डेल्टा गुड वाई अपॉन डेल्टा गुड एक्स कह दे या MUX अपॉन MUY कह दे, किसी भी रूप में फॉर्मूला बन सकता है। तो लिखिए फॉर्मूला स्लोप का। अब इसके नीचे नेक्स्ट एरो में YIC इज कॉन्वेक्स। सबसे बड़ा प्रश्न, YIC इज कॉन्वेक्स मतलब ये एक आपके मन में सबसे पहला विचार हर बच्चे के मन में आएगा ही आएगा कि ये सर कॉन्वेक्स क्यों बनाया आपने, है ना? हमने ऊपर बनाया, देखो यहाँ पे बनाया कॉन्वेक्स बनाया, तो बच्चा पूछता है कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है? तो बताओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो गलत जवाब है जी, वो तो एल्फ्रेड मार्शल की स्टोरी में है, हम JRX की स्टोरी में है। और एक बच्चे ने कहा कि एक गुड को बढ़ाने के लिए एक को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। वेरी नालायक से भरा जवाब, क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए जब आप दूसरे को सैक्रिफाइस करते हो तो कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो पहला कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तीसरा कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो एक गुड को बढ़ाने के लिए जब आप दूसरे को सैक्रिफाइस करते हो तो डायग्राम में कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तब आपका आंसर सही होता कि सर एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरा कम करना है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मेरा तो क्वेश्चन है कि ये कॉनकेव क्यों नहीं बना, ये कांस्टेंट क्यों नहीं बन रहा स्ट्रेट लाइन, ये कॉन्वेक्स ही क्यों बना। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कॉन्वेक्स ही क्यों बन रहा है। क्वेश्चन समझ गए जी? नहीं, पहले क्वेश्चन समझिए, आपकी क्वेश्चन उसकी कॉन्वेक्सिटी को लेकर है, उसकी शेप को लेकर है कि ये कॉन्वेक्स ही क्यों बन रहा है, स्लोप की वजह से। हाँ, तो ये कॉन्वेक्स पता है क्यों बन रहा है? स्लोप की वजह से। इसका स्लोप जो है वो शुरू में क्या होता है? ज्यादा, और अंत में क्या हो जाता है? कम। तो वो स्लोप की वजह से ऐसा बन रहा है। मान लो स्लोप उल्टा होता, मान लो स्लोप उल्टा होता कि ऊपर स्लोप थोड़ा कम होता, लेट्स से ऊपर स्लोप बहुत कम है ऐसे, और नीचे स्लोप बहुत स्टीप हो जाता, तो ये कैसी शेप ले लेता? कॉन्केव। तो ये जो शेप कॉन्वेक्स ले रहा है ये अपने स्लोप की वजह से ले रहा है। बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक्स में काफी गहराइयां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो पहले तो रीजन लिखते हैं कि भाई क्यों है कॉन्वेक्स। बिकॉज ऑफ, क्या लिखे आंसर में? मतलब बिकॉज ऑफ स्लोप। हाँ, तो हम स्लोप का नाम लिखते हैं बिकॉज ऑफ डैश, अभी छोड़ देना, और स्लोप का नाम है MRS, बिकॉज ऑफ डैश MRS। तो अब हमको ना MRS की वैल्यू पर चर्चा करनी है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू पर चर्चा करनी है। तो बताओ जी। तो सर आप बताओ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मुझे एक बार वो बताना जो आपको मैंने बंडल्स बताए थे, क्या क्या थे वो। ठीक है, और 5। ठीक है, अब आप ये देखो गुड वाई में आपने कितना सैक्रिफाइस करा है बताओ? 4 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय गुड एक्स में कितना गेन करा है? गुड एक्स में आप 1 से 2 पर पहुंच गए, कितना गेन हुआ? 1 यूनिट का। अब अगले लेवल पर देखो गुड वाई में कितना सैक्रिफाइस करा है? आप 11 से 8 पर आ गए, 3। और गुड एक्स में कितना गेन करा है? 1। फिर दोबारा गुड वाई में कितना सैक्रिफाइस करा है? आप 8 से 6 पे आ गए, 2। और गुड एक्स में कितना गेन करा है? 1। देन अगेन गुड वाई में कितना सैक्रिफाइस करा है? 6 से 5 पे आ गए, 1 डिवाइडेड बाय गुड एक्स में कितना गेन करा है? 1। तो आपने कुछ ऑब्जर्व करा? क्या ऑब्जर्व करा? MRS की वैल्यूज जो है वो लगातार क्या हो रही हैं? कम हो रही है। पहले थी 4, फिर थी 3, फिर थी 2, फिर थी 1, कम हुई ना MRS की वैल्यू। और MRS मतलब स्लोप, तो इनडायरेक्टली इस बात का मतलब है कि स्लोप की वैल्यू कम हो रही है। यानी कि जैसे जैसे आप झूले पर आगे जाओगे, पानी वाले झूले पर, तो स्लोप जो है ढलान कम हो रही है। मतलब ये 4, 3, 2, 1 आने का मतलब है कि ढलान जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले ढलान 4 थी, फिर ढलान 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। तो ये स्लोप की वैल्यू निकल रही है एक तरह से कि मतलब यहाँ पर ढलान 4 है, फिर थोड़ा आगे गए 3 हो गई, थोड़ा आगे गए 2 हो गई, यहाँ पे आ गए 1 हो गई। तो MRS की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। बात समझ आई? तो ये रीजन लिखना होता है हमें। तो सर क्या रीजन बन गया फाइनली बताओ? डिमिनिशिंग MRS। तो ये टेबल भी बना लेना, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। बाकी ये लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सबको समझ आया वाई IC इज कॉन्वेक्स? चलो जी, अब एग्जाम में 2 क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेता है,
क्वेश्चन पूछ लेगा IC इज कॉन्केव बिकॉज ऑफ, फिर ये आपको बताना पड़ेगा। या क्वेश्चन पूछ लेगा IC इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ, फिर ये आपको बताना पड़ेगा। तो बताओ जी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया IC इज कॉन्केव तो बिकॉज ऑफ, हाँ, तब हमारा रीजन बदल के हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRS। बिल्कुल सही। और अगर मान लो आया कि IC इज स्ट्रेट लाइन तो बिकॉज ऑफ कांस्टेंट MRS। बिल्कुल। हालांकि ये दोनों हाइपोथेटिकल केस हैं, मतलब एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन भाई क्वेश्चन MCQ में पूछ लेता है। तो समझ आई स्टोरी? चलो तो ज़्यादा नहीं परेशान करते, पहले इतना एक बार माइंड में इतनी बातें जो पढ़ी है वो ग्रैब करें। तो अभी आज आपने बस मोटी मोटी 2.5 बातें पढ़ी हैं, बस 2.5, तीसरी तो अभी चलेगी आगे और, लेकिन 2.5 बातें आपने क्या क्या पढ़ी हैं। पहली बात तो कुछ थी ही नहीं, पहली बात तो बस अजम्पशन थी कि JR हिक्स ने क्या अजम्पशन बताई थी कि भाई आपका दिमाग ठीक है, आप ज़्यादा वाले थैले की तरफ भागोगे और आपकी चॉइसेस ट्रांजिटिव रहेंगी। बस पहली बात तो ये खत्म। दूसरी बात में आपने बहुत सी वैरायटी पढ़ी थी कि बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन में बिंदी अंदर भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और बजट लाइन आगे पीछे दाएं बाएं यहाँ वहाँ इधर उधर क्रॉस काटा कैसे करके भी जा सकती है, वो सब देख लिया आपने। बाकी बजट लाइन इक्वेशन वो चलो पता होनी चाहिए, बजट कॉन्स्टेंट वो पता होना चाहिए, और जो टैटू आपने बनवाया आज स्लोप ऑफ बजट लाइन वो बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। तो वो क्या है फॉर्मूला, PX/PY, और उसको हम क्या बोल देंगे शॉर्ट में, MRE। बाकी ये शिफ्ट हो गई, ये है वो है, ये सब बातें हो गई। फिर तीसरा टॉपिक आपने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, इसका घर का नाम आइसोयूटिलिटी था। इसमें क्या है खूबसूरत बात कि आप कौन सा बंडल लोगे, कोई सा भी, क्योंकि सब पे आप सेम सेटिस्फेक्शन पर हो। बाकी इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या, मतलब MRS सॉरी स्लोप का नाम क्या, MRS, उसका फॉर्मूला क्या, डेल्टा गुड y डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड x, और उसको हम MUX/MUY भी कह सकते हैं। और वो कॉन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। और अगर वो पूछ लेता कि स्ट्रेट लाइन या कॉन्केव क्यों है, तो मतलब कांस्टेंट MRS और इंक्रीजिंग है। तो क्लियर हो गई कहानी अंदर? चलो तो अभी तो इतना ही करते हैं बस इसमें।